सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? इसमें स्पीकर स्पीकर कैसे ऑन करूं यार? इस अरे यार, अरे आवाज़ कैसे आ रही है? सर मेरी आवाज़ क्लियर है सर? हेलो राजन सर, आप बोलते जाइए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर सभी को? हाँ आ रही है, अभी आ रही है। थोड़ा हमिंग आ रहा है। इसका अरे इसको तो स्क्रीन किधर चला गया? सर एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो हेलो, हेलो एम आई ऑडिबल राजन नाउ? सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ। ऑडिबल ओनली। ओके, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। ओके सर। आपको स्लाइड जो खोलना है खोलिए। सॉरी फॉर डिले वंस अगेन। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, क्या है, कोई ओके। बात। तो ऑल इंडिया दिव्यांग दिव्यांगन कोस्टी कोस्टा फेडरेशन गूगल मीट नंबर 483 आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम सभी जानते हैं कि जो हम अभी टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कैरियर गाइडलाइंस कि किस यूजी कोर्सेज में वो जा सकते हैं उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। इसको हम पिछले कुछ वीक्स में डिस्कस करते आ रहे हैं। जैसे कि आप स्लाइड देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, कैसे वो मोटिवेट हों, वो अपना गोल डिसाइड करें, और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है उनके पैशन क्या है। इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से उनको डिसाइड करना है, चूज़ करना है राइट ऑप्शन, और किस कोर्स में क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, किस फील्ड में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। हम इस सारे पॉइंट्स को कवर करते आ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को कवर किया था, आपके सामने स्क्रीन है। इन सारे यूजी कोर्सेज को हमने कवर किया था। पार्ट नंबर 2 और 3 में हमने साइंसेस में जो कोर्सेज हैं उसको हमने डील करना शुरू किया था। पार्ट 2 में हमने देखा था बी टेक से लेके हमने देखा था कुछ कोर्सेज तक, और लास्ट पिछले पार्ट नंबर 3 में हमने कवर कर लिया है अप टू बीएससी मैथमेटिक्स तक। जहाँ तक मुझे मेमोरी है, हमने बीएससी मैथमेटिक्स तक क्लियर कर लिया है। आज के पार्ट हम स्टार्ट करते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंसेज। देखिए, फॉरेंसिक साइंसेस ये वर्ड हम फॉरेंसिक वर्ड एटलीस्ट हम सभी जानते हैं। एटलीस्ट एक ब्रॉड सेंस में क्या होता है इसका हमें बेसिक आइडिया तो है। तो ये एक बेसिकली 3 इयर्स का यूजी कोर्स प्रोग्राम है, हमारे यहाँ होता है, हमारी इंडिया में अवेलेबल है। और फॉरेंसिक साइंस जैसे नाम से क्लियर होता है, कई तरह के इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो कि क्राइम रिलेटेड है, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तो क्राइम को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए कई तरह की लैबोरेटरी टेस्ट उसमें इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली साइंटिफिक टूल्स
जो अपने यूज़ करेंगे, और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो साइंस, वो ब्रांच जो साइंस की कहलाती है, फॉरेंसिक साइंस कहलाती है। इसमें जो भी टेस्ट होते हैं उनके लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट मैक्सिमम होते हैं। और हम, और इस एग्ज़ाम को अगर इसमें एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो फॉरेंसिक साइंसेज में एडमिशन लेने के लिए जो एग्ज़ाम है वो है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट। ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट, AIFSET, एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, इसे क्लियर करना होता है। और हम सभी जानते हैं जहाँ तक इसका एप्लीकेशन क्या है। हम, जैसे हमने कहा कि फॉरेंसिक्स हमने वर्ड सुना हुआ है, तो इसका एप्लीकेशन भी हमको एक ब्रॉडर वे में हमें सभी को पता है। जैसे कि बहुत सारी जो बड़े क्राइम्स हैं उनके लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, और सबसे बड़े में से हम जानते हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस तरह की और भी बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज हैं जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती हैं। इनके अपने खुद के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम सभी सुनते हैं कि कभी कुछ क्राइम हुआ, उन्होंने सैंपल भेजा लैब के लिए, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये उनके फॉरेंसिक लैब में होते हैं, और उनका फॉरेंसिक साइंसेज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और रिपोर्ट्स देते हैं, जिससे कि क्राइम को सॉल्व करने में उनको मदद मिलती है। तो ये बेसिक इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है। और जॉब की बात करें तो देखिए ये बहुत यूनिक फील्ड है, तो जिनको इनमें अगर लगता है कि उसमें इसको किसी को इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली इस पे जा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद उनको जो जॉब प्रोफाइल ऑफर होती हो सकती है इस तरह के एजेंसीज में, वो काम कर सकते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर के तौर पे काम कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, अपने लैब में लेबोरेटरी एनालिसिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, या फॉरेंसिक एक्सपर्ट। इस तरह की जॉब प्रोफाइल इसमें होती है। और फॉरेंसिक साइंस में बैचलर करने के बाद इसमें और भी ऑप्शन है, फर्दर वो चाहे तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MSc इन फॉरेंसिक साइंसेज भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ हैं, एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, जैसे कि फॉरेंसिक बायोलॉजी होता है, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स होता है, फॉरेंसिक फॉरेंसिक केमिस्ट्री होता है, और उनके अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो ये बहुत एक बड़ा साइंस का ब्रांच है। तो अगर इसमें इंटरेस्ट है, देखिए जॉब करियर हर फील्ड में है। ज़रूरत है कि हमें, अगर हम उस फील्ड में अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, अपना इंटरेस्ट पाते हैं, तो हम इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ अबाउट बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंसेज। अगला है BSc ऑनर्स इन जियोलॉजी। ये भी +2 के बाद एक वन ऑफ द जो अवेलेबल UG कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। जियोलॉजी, हम सभी जानते हैं जियोलॉजी में किस चीज़ को डील करते हैं, हम अपने स्कूल लेवल से जियोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं। हमारा जो अर्थ है, जो एनवायरनमेंट, बेसिकली जो अर्थ है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, इसमें लिक्विड मैटर्स भी हैं। तो मेनली सॉलिड मैटर्स और लिक्विड मैटर्स, इन दोनों से बेसिकली अर्थ बना हुआ है, और इनके जो रिसर्च है, इन पर जो स्टडी होगी, इन पर जो एनालिसिस होगा, वो इस जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम देखते हैं रॉक्स हैं, रॉक बहुत सारे मिनरल्स हैं, लिक्विड मैटर्स हैं। तो इस पे जो स्टडी बेस्ड होगा वो BSc जियोलॉजी उसको डील करता है। हम जानते हैं, देखिए बहुत सारे अर्थ में बहुत सारी चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड हो सकता है, वो कोई फ्लड हो सकता है, कोई वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकता है, कोई क्लाइमेट चेंज बिहेवियर हम देखते हैं, कुछ अंडर वाटर जो मिनरल्स हैं या और रिसोर्सेज हैं उन पर स्टडी होती है, नेचुरल गैसेज हैं या मिनरल्स हैं। तो इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करना या एनालिसिस करना या स्टडी करना, ये जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस कोर्स को करने, अगर किसी को जियोलॉजी जैसे फील्ड में अगर उनको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। कई तरह के जॉब प्रोफाइल हमारे कंट्री में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि वो एज अ वेल्कोनोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। पेट्रोलियम एक बड़ा फील्ड है, क्योंकि ये भी एक अर्थ से मिलने वाला एक बहुत रिच एक रिसोर्स है। तो पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट होते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो इसके अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, वो ऐसे तौर पे काम कर सकते हैं। और जहाँ तक जॉब एरियाज़ की बात करूँ तो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ या गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं जहाँ पे इनको जॉब करने का मौका मिलता है। जैसे कि हम कहें, हमने नाम सुना होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो कि GSI जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, यहाँ पे ऐसे UG ग्रेजुएट्स को मतलब मौका मिलता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, या इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, IBM। जो इन एरियाज में BSc ऑनर्स जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनको
अपना करियर बनाने का मौका मिलता है। तो ये था अबाउट बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी। अगला कोर्स है बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये 3 इयर्स का यूजी कोर्स होता है और नाम से क्लियर है, काफ़ी कुछ हमें आइडिया मिल जाता है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। इसमें देखिए इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेटिक्स बना है जहाँ तक मुझे लगता है। और इसमें बेसिकली क्या इसमें यूज़ होगा, देखिए कोई भी ह्यूमन को ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट को डील करना है, तो उसमें एक 3 चीज़ें बेसिकली यहाँ पे आती हैं। एक ह्यूमन बॉडी है, यानी कि एक इंसान हुआ। फिर आता है टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी या टूल से वो ये यूज़ करेंगे। और एक होता है बाद में इम्प्रूवमेंट या रिजल्ट। तो ये बेसिकली इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन एंड देन सॉफ्टवेयर। इन सभी का प्रॉपर कॉम्बिनेशन से जो बन के आता है वो इंफॉर्मेटिक्स बन के आता है। इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है, देखिए इसका यूज़ यही है कि हम कैसे हेल्थ केयर फील्ड में, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक बेटरमेंट कर सकें और एक सोसाइटी को एक अच्छी चीज़ दे सकें। इस पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इसमें ये डेटा कलेक्ट करते हैं। डिजिटल फॉर्म में डेटा हो सकता है या किसी भी तरीके से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं पेशेंट्स का। और ये अपने एल्गोरिथम जो सॉफ्टवेयर को उसको यूज़ करेंगे, आईओटी इसमें यूज़ होता है। और एक बेटर आउटपुट, बेटर एफिशिएंसी के साथ कस्टमर से, ये जो अपने जो पेशेंट्स हैं इससे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा ये लोग ये कलेक्ट कर सकते हैं। हर एक पेशेंट का प्रोफाइल इसमें हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जैसे हम किसी को भी कोई ट्रीटमेंट करना है तो हम सर्च करते हैं, कोई हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल सर्च करते हैं, इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो कम्प्लीटली एक तरह से ये हेल्थ केयर को कैसे इम्प्रूवमेंट करें, कैसे उसमें बेटरमेंट लाएं, उस पर डील करने का ये साइंस है बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। इसकी डिमांड इंडिया में है। इंडिया में डिमांड इसलिए बहुत ज़्यादा है मैं कह लूँगा, क्योंकि हेल्थ के फील्ड में बहुत अभी काम हुआ है। हॉस्पिटल्स काफ़ी हुए हैं, हेल्थ सेंटर्स काफ़ी अपग्रेड हुए हैं इंडिया में, और भी अभी अधिक हो रहे हैं। तो ऐसे में इनकी रिक्वायरमेंट या इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जो भी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के जो प्रोफेशनल्स हैं, ये हॉस्पिटल्स में वर्कर्स, इनको मौका मिलता है काम करने का। हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं, या गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, या पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इनमें इनको काम करने का मौका मिलता है। फ़ायदा ये है कि हम इसको बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बेटर आउटपुट दे सकते हैं, और एक रियल टाइम में हम पेशेंट्स के डेटा रखते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो उन किस किस तरह के पोस्ट पे वो काम कर सकते हैं, जैसे कि वो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट हो सकते के तौर पे काम कर सकते हैं, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन एनालिसिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसकी डिमांड है, और ये अगले डिकेड्स में और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने की फोरकास्टिंग की गई है, जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा है। तो बेसिकली एक ऐसा फील्ड है साइंस और इंजीनियरिंग का, जैसे मैंने कहा कि इसमें आईओटी इन्वॉल्व है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें इन्वॉल्व है। तो साइंस और इंजीनियरिंग का ऐसा फील्ड है जिसको अब ऐसे टूल्स से डेवलप किया गया है, टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व की गई है, और पेशेंट्स की डेटा, रियल डेटा को स्टोर किया गया है डिजिटल फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में, और बेटर सर्विस एक सोसाइटी को देने की कोशिश की गई है। ये हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स बीएससी डील करता है। तो काफ़ी एक अच्छा प्रोफेशन है, हाईली डिमांडेड है, और अगले कुछ डिकेड्स में इसकी डिमांड और रहेगी, ऐसा फोरकास्ट किया गया है। ये था बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज फॉर साइंसेज। इसमें बेसिकली इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेस लिखे गए हैं, इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि बी टेक को हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं। अगर ज़रूरत है तो इसके अलग अलग जो ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग को अगर डिटेल में डिस्कस करना है तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में इसको ले सकता हूँ। अभी मैं इस स्लाइड को स्किप कर रहा हूँ। अगला आता है लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। अभी तक हमने जो भी कोर्सेज देखे वो शायद या तो साइंस, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के थे, या साइंस के थे जो रेगुलर कोर्सेज थे। अभी यहाँ पे इस स्लाइड में आप जो कोर्सेज देख रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, इसको नाम इसलिए प्रोफेशनल बोला गया क्योंकि ये ट्रेडिशनल कोर्स से अलग हैं, और जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इससे पहला नाम दिया गया है CA, फुल फॉर्म उसका होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इस टर्म से हम सभी वाकिफ़ हैं, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, क्या करता है, इसका एक ब्रॉडर सेंस में हम सभी को एक बेसिक नॉलेज तो ज़रूर है, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कोर्स है। और इसको
बीकॉम जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स करते हैं, या कॉमर्स किए हुए जो पीजी हैं वो भी कर सकते हैं। इवन नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स भी इसको ऑप्ट करते हैं। आई थिंक कुछ क्राइटेरिया में कुछ डिफरेंसेस हैं परसेंटेज में, अदरवाइज वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरत है। किसी भी बिजनेस में या इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कैसा भी सेक्टर हो, फाइनेंस हर जगह इन्वॉल्व है। अगर फाइनेंस इन्वॉल्व है तो फाइनेंशियल अफेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो उस बिजनेस का या उस सेटअप का जो फाइनेंशियल अफेयर्स है उसको मैनेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो है सीए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको जो हमारे देश में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इसको जो रेगुलेट करता है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करता है हमारे देश में। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम सुनते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग हम सुनते हैं, उसमें अकाउंटिंग आएगा, उसमें लॉ आते हैं, ऑडिटिंग आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, एंड टैक्सेस है, टैक्सेस पे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अकाउंटिंग या इन तरह की चीज़ें जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए का कोई कोर्स डिफाइन किया गया है। इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसके थ्रू हम क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए अगर मैं बात करूँ इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल्स क्या क्या हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने कहा कि इनको फाइनेंशियल अफेयर्स मैनेज करना है। तो ये अगर किसी इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीए अगर है तो उनका काम क्या रहेगा, उनके अकाउंट्स को मैनेज करना। हर कंपनी में उनके खुद के इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल ऑडिट्स भी होते हैं, इसको परफॉर्म करवाना, टाइमली परफॉर्म करवाना। देन सैलरी एंड वेजेस हैं, उसको मैनेज करवाना है। टैक्सेस को मैनेज करना है उस इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के। कॉस्ट अकाउंटिंग है, फोरकास्टिंग है, बजटिंग है, या एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना, ये सारे जो हेड्स हैं ये सीए के अकाउंट में आते हैं। जहाँ तक करियर की बात, ये तो मैंने बताया ब्रीफ एक उनके उनके रोल्स में क्या क्या एग्जैक्टली आता है, उनके परव्यू में क्या क्या आता है। करियर की बात करें तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव इसमें करियर ऑप्शंस हैं। इसमें आप किसी भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में इनको सीए को काम करने का मौका मिलता है। इंडस्ट्री कैसी भी हो, सीए हर जगह इन्वॉल्व रहेगा। खुद कई कई लोग अपना खुद का सेटअप बना के भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के तहत। तो इसमें आप जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का सेटअप करके भी एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी डिमांड में ये शुरू से रहा है और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट CS कंपनी सेक्रेटरी को मैं फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ बैचलर ऑफ डिज़ाइन। बैचलर ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो डिज़ाइन में आप देखिए 5-6 कोर्सेज हैं, एक्सेसरी डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, सिरेमिक, लेदर, ग्राफिक, इंडस्ट्रियल ज्वेलरी। ये जो भी डिज़ाइन के कोर्स हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि एक ऑफ बीट डिज़ाइन कोर्सेज हैं। ट्रेडिशनल से बिल्कुल अलग, प्रोफेशनल तो हैं ही, और उसके अलावा ट्रेडिशनल कोर्सेज से बिल्कुल हट के हैं। और इन सभी कोर्सेज में सबसे पहला और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट यही है कि जो कैंडिडेट है उसमें एक मिनिमम जो स्किल या उसमें जो क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ये कोर्सेज सभी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता, तो ये किन के लिए सूटेबल होगा, इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है वो जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, ही शुड बी हाईली इमेजिनेटिव, जो कंसेप्चुलाइज कर सके चीज़ों को, क्योंकि ये इसमें काफ़ी चाहिए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। जो क्रिएटिव है नेचर में, जो अच्छी स्केचिंग कर सकते हैं, जो ड्रॉ कर सकते हैं, जो किसी नई चीज़ों को कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, उसको कम पेपर पे उतार सकते हैं या कैड के थ्रू उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये उनके लिए अच्छा है। क्योंकि ये जितने डिज़ाइन के कोर्सेज हैं ये सभी पैशन ड्रिवन है। अगर उनमें पैशन इस फील्ड के लिए है तो वो वर्क कर सकते हैं, अगर पैशन नहीं है तो उनके लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए इसमें हम देखते हैं नॉर्मल सोसाइटी में बहुत कम ही लोग हम देखते हैं जो इसमें जाते हैं। इसका 2 रीज़न है, एक तो ये कि नॉलेज भी नहीं होता है इसलिए भी नहीं जाते हैं, दूसरा इस फील्ड में जब तक पैशन नहीं रहेगा वो इस फील्ड में कभी अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। अगर उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, वो ड्राइंग समझ नहीं सकते हैं, क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ खुद से कुछ स्केचिंग नहीं कर सकते हैं, कैड में उनका अगर वीकनेस है तो वो इसको कभी ना करें। लेकिन हाँ, अगर उसमें उनमें ये सब क्वालिटी है तो डेफिनेटली ये इस कोर्स पे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें करियर की या जॉब की देखें तो या अर्निंग की जो स्कोप है ये अनलिमिटेड है। क्योंकि इसके लिए कोई आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी कंपनी के अंडर जॉब करेंगे, इसमें आप अपना खुद का भी फर्म बना सकते हैं। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बड़ी छोटी MNCs हैं, उसके अंदर आप काम कर सकते हैं एज अ डिज़ाइनर। तो मैं ब्रीफ में एक एक करके डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला है एसेसरी डिज़ाइन। एसेसरी जैसे हमारी डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं, हमारे बहुत सारे जो चीज़ें हैं डेली लाइफ के जो आइटम्स,
उसको हम एसेसरी में डालते हैं, रखते हैं। जैसे कि हमारा पर्स हो गया, हमारा बेल्ट हो सकता है, हमारा हैंड बैग हो सकता है, रिस्ट वॉच हो सकता है, कोई ज्वेलरी भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम इसको हम एसेसरी में काउंट करते हैं। तो इनकी डिज़ाइन, इनको कैसे आप कंसेप्चुलाइज़ करेंगे, कैसे हम चीज़ को बनाएँगे, कैसे थिंक करेंगे, क्या हम मार्केट में नया लेके आएँगे, ये सारी चीज़ें एसेसरी में आती हैं। इसी तरह फैशन डिज़ाइन मेनली जो है क्लोथिंग पे डील करता है। जैसे एसेसरी में एसेसरी थी, फैशन डिज़ाइन में मेनली हम देखते हैं क्लोथिंग रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। सिरेमिक भी वर्ड हम जानते हैं। सिरेमिक बेसिकली क्या होता है? सिरेमिक एक नॉन मेटेलिक आइटम होता है, नॉन मेटेलिक एक मटेरियल है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये हम सिरेमिक क्यों यूज़ करते हैं? एक तो देखने में अच्छा लगता है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ग्लेज़ बहुत अच्छा लगता है, चमकता है। ये इसमें कोरोजन नहीं होता है, ये एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है। तो ये इसकी खूबियाँ हैं और इसीलिए सिरेमिक का इन्वेंशन हुआ और सिरेमिक हम सबकी लाइफ में जुड़ के आया है। तो सिरेमिक डिज़ाइन अगर हम कोर्स करते हैं तो सिरेमिक कैसे बनता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे इसको और अच्छा करते हैं, इसके कौन-कौन से फिज़िकल पैरामीटर हैं, कैसे केमिकल पैरामीटर हैं, कितनी इसकी हार्डनेस चाहिए, कितना इसका ब्रिटलनेस चाहिए, कितना ग्लेज़ होना चाहिए, कितनी कॉस्टिंग रखनी है, ये सारी डिज़ाइनिंग सिरेमिक्स में आता है। ऐसे ही लेदर है, लेदर के जितने भी आइटम्स हैं हम यूज़ करते हैं, शू हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे बैग हो, चाहे पर्स हो, हैंड बैग हो, वो लेदर पे आता है। तो लेदर कैसे प्रोसेस करते हैं, लेदर कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी कॉस्ट लिमिट करनी है, कैसे नया डिज़ाइन बनाना है। सिमिलरली ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक में जो बात करेंगे, जो भी ग्राफिक बेसिकली क्या है, डिज़ाइन कुछ जैसे हम देखते हैं कि जो भी कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर एक का अपना एक लोगो होता है, एक सिंबल होता है, जिससे हम उस कंपनी को पहचानते हैं कि हाँ भाई ये एनटीपीसी है, ये फेसबुक है, ये गूगल है, या जो भी कंपनी है, हर एक का अपना एक लोगो होता है जो कि यूनिक होता है, उसका ट्रेडमार्क है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। क्रिएटिव करना है, कुछ वेबसाइट डिज़ाइन करना है, कुछ फ़िल्म्स हैं, कुछ विजुअल मीडिया है, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का पूरा एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हम करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को बाकी के कंपैरिजन में बेहतर बनाएँ, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा, कैसे मैं उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट में दूसरों से बेहतर करूँगा। तो इंडस्ट्रियल जितने डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट हैं, वो इसमें आते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइन जैसे मैंने कहा कि वो एक्सेसरी में भी आता है, बट ज्वेलरी एक सेपरेट एक ब्रांच भी है ज्वेलरी डिज़ाइन, जिसमें हम देखते हैं, हम जैसे कि ऐड देखते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स हैं या पीपी ज्वेलर्स हैं या स्वयं ज्वेलर्स हैं। तो वहाँ कितने डिज़ाइनर्स की मेहनत होगी, कंसेप्चुलाइज़ किया होगा। देखिए डिज़ाइंस तो डेली उनको नए-नए उतारने हैं। हमने कभी देखा है कि 2 ज्वेलरी की डिज़ाइन सेम हो गए, हम जब भी जाएँगे हमको नया-नया डिज़ाइन मिलेगा। इसका मतलब इनको कंटिन्यूअल एक उनको इम्प्रूवमेंट हमेशा करना है। इसमें हमेशा कहीं रुकना नहीं। जितने भी मैंने डिज़ाइन के कोर्सेज़ बताए हैं, ये सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें कि डिज़ाइन्स हमको हमेशा अपग्रेड करना है, हमेशा नयापन लेके आना है, हमेशा क्रिएटिविटी दिखानी है। तभी हम उस मार्केट में सस्टेन कर पाएँगे और उस कंपनी को उस सेगमेंट में कुछ अच्छा प्रोडक्ट दे पाएँगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि पैशन ड्रिवन है, जिसको जो इस चीज़ों से पैशनेट होते हैं, वही इस प्रोफ़ेशन पे जा सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो असीमित इसमें मुझे लगता है कि करियर ऑप्शंस हैं सोर्स ऑफ इनकम का। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि हमारा स्टेट गुजरात है। गुजरात में हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग, सारे लोग लगभग जॉब बहुत कम करते हैं, मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं। गुजरात में एक जगह है सूरत, हमने भी नाम सुना होगा, कपड़ों के लिए बहुत फेमस जाना जाता है। तो वहाँ पे जो फैशन डिज़ाइनिंग जो किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ जाके जॉब करते हैं और वहाँ पे जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, उन्होंने अपनी खुद की इतनी सारी शॉप्स क्रिएट कर ली है। वहाँ पे घर घर में मैंने देखा सुना है कि कपड़े बनते हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, फैशन डिज़ाइनिंग हो रही है, नए नए कपड़े मार्केट में आ रहे हैं। हम जितने मॉडल्स को देखते हैं, रैंप वॉक करते हैं, जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सभी इसके पीछे ऐसे लोग की मेहनत है। तो गुजरात में, सूरत में या और दूसरे भी उनके सिटीज़ में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। लोगों ने इस पे ही 1 यूनिट 2 यूनिट करते करते 8-10 शॉप्स खोल ली हैं और कई लोगों को जॉब भी दिया है। और ये ऐसा वहाँ घर घर की कहानी वहाँ बहुत ही कॉमन है, स्पेशली सूरत में। तो फैशन डिज़ाइनिंग हो, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग हो, जो भी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं, पैशन ड्रिवन है, इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग अच्छी है, स्केचिंग अच्छी है, कैड में आप पकड़ अच्छी है, नया सोच सकते हैं हमेशा, तो इस कोर्स में बहुत ही संभावनाएं हैं। करियर ऑप्शंस बहुत हैं, आप जॉब कर सकते हैं, अपनी खुद की फर्म बना सकते हैं, इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये था बैचलर ऑफ डिज़ाइन। लास्ट में यहाँ दिख रहा है स्क्रीन में, आप देख सकते हैं बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज भी हम लोग इस कोर्स को सुना होगा, हमने बहुत कम नॉर्मली देखा जाता है सुन कि भाई कोई इस कोर्स में जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि
बहुत ज़्यादा पॉपुलर शायद नहीं है, लेकिन कई एरियाज़ में, कई डिपार्टमेंट्स में फ़ॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर्स में इनकी वैकेंसीज़ आती हैं। इस 3 इयर्स कोर्स में बेसिकली फ़ॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, उसके ग्रामर्स पढ़ाए जाते हैं, और ग्रामर के अलावा सिर्फ ग्रामर ही नहीं, अगर मैं कोई कोई पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज वो पढ़ रहा है, तो वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ का एक बेसिक्स के साथ-साथ ग्रामर, ताकि वो कंप्लीट उस चीज़ों को समझ सके। ऐसे कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है। अलग-अलग जो लैंग्वेजेज़ हैं, वो फ्रेंच हो सकता है, रशियन हो सकता है, स्पेनिश हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेज़ को कवर किया जाता है। और इनकी डिमांड, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने खुद देखा है बहुत जगह जो वैकेंसीज़ हैं उसमें फ़ॉरेन लैंग्वेज की डिमांड है। ये वर्क कर सकते हैं एज़ अ ट्रांसलेटर। बहुत सारे जो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो राजकीय जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वो हो सकता है कि दूसरे जिस कंट्री से हमारा कुछ कॉन्टैक्ट होगा या जो भी डील होगा, जो बिज़नेस होगा, वो उनके लैंग्वेज में होगा। तो ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में एज़ अ ट्रांसलेटर वैकेंसी निकलती है, इंटरप्रेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, और ये एमएनसीज़ में वर्क कर सकते हैं। एमएनसीज़ हो गई, या एज़ अ टीचर वर्क कर सकते हैं, और जो बड़ी-बड़ी आईटी फर्म्स हैं, वहाँ पे इनको मौका मिलता है। और अलग-अलग फ़ॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि मैंने कहा कि रशियन, अगर जैसे बात करूँ कि डिफेंस सेक्टर में भी इसका यूज़ है, जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ में रशियन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है, कि बहुत सारे हमारे जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं, डील है, वो रशिया से होता है, और वो उनके डॉक्यूमेंट्स सारे जब भी आते हैं, इवन मैंने भी जब अपनी पिछली कंपनी में काम किया था, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, रशिया के डॉक्यूमेंट्स रशियन लैंग्वेज में ही आते हैं। तो फिर वहाँ पे एक स्कोप बन जाता है ट्रांसलेटर का या इंटरप्रेटर का। तो ऐसे अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में, जिस कंट्रीज़, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं होता, उनकी खुद की लैंग्वेज, जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जिसकी फ्रेंच लैंग्वेज है, तो वहाँ पे उनका, अगर उनसे हम डील करते हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके लैंग्वेज में रहते हैं। तो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर, ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज़ आती हैं, जो कि मेनली मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में देखा है। और इसके अलावा ये एमएनसीज़, प्राइवेट फर्म्स, आईटी फर्म्स में भी अपना स्कोप देख सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हॉस्पिटैलिटी में हम बात करें, ट्रैवल एंड टूरिज़्म में, वो एज़ अ टूर गाइड, इन सभी को फ़ॉरेन लैंग्वेज की इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इन्वॉल्वमेंट है। तो जिनको इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, देखिए लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात है। मैं खुद अपने बारे में कहना चाहूँगा, मैं थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज बोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने रशियन एनवायरनमेंट में कुछ काम किया है। ग्रामर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, टूटी-फूटी बहुत थोड़ा-सा मैं रशियन बोल लेता हूँ, उसका मुझे बहुत जगह फ़ायदा भी मिला है। तो लैंग्वेज सीखना हमेशा फ़ायदा है। लैंग्वेज, इवन इंडिया में भी हम कहीं रहें, तो वहाँ की लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का, और वहाँ अपने वर्क स्पॉट में अपनी पकड़ बनाने का। तो लैंग्वेज हमेशा सीखना चाहिए, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज हो, चाहे फ़ॉरेन लैंग्वेज हो। तो जिसको लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, सीखने में इंटरेस्ट है, वो इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये था लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज का, ये अंतिम पार्ट था। अब इसमें जो पार्ट रह गया है सर, इसमें जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज फॉर साइंस है, जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग के 10-15 जो स्ट्रीम्स दिख रहे हैं, इसको स्पेशली अगर लेने की ज़रूरत है, तो मैं अलग से एक सेपरेट पार्ट में इसको कवर कर सकता हूँ। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सर। हेलो। हाँ जी जी। तो सर इसमें लगभग जो कोर्स था सर मैंने कवर कर लिया, 1-2 पॉइंट्स में रह गए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इंजीनियरिंग के जितने ब्रांचेस हैं, इसको सर ने अलग से और लिखा हुआ है। अगर इसको अलग-अलग डील करना है, तो इसको मैं एक अलग सेशन में सेपरेटली इसको मैं कवर तो कर अगले दूँगा। अगले अगले सेशन में इसको जी, रखिए। जी। तो ये उसका लास्ट पार्ट होगा, जहाँ इस एसपीपीटी का मामला है। तो मुझे लगता है कि मैंने बेसिक बेसिक सारे कोर्सेज़ के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। अब लोगों को ये देखना है कि उनका इंटरेस्ट किस फ़ील्ड में है, और अकॉर्डिंगली अपने करियर का एक सही ऑप्शन पे जा सकते हैं। ये मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, और काफी मेहनत भी आपने की है। और मैं चाहूंगा कि हम अगले बुधवार को तो इसको जारी रखेंगे। जी, जी, हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितने भी जुड़े हैं, शेट्टी जी, कुमार स्वामी जी, सिंह साहब, शंकर राव जी, मीना जी, और भी जितने भी सब जुड़े, उनको सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं शनिवार को। Yes, sir. Good night. Good night, sir. Okay, sir. Good night. Good night. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Sir, today, hello. हाँ, Hello. हेलो। बोलिए सर। Rajiv ji, today in science, you are studying BPC group.
I think all people are choosing only MBBS. Yes sir. But what we are given, हम्म, so much courses are there. But yes sir. people are don't know. यही People मैंने are कहा सर, don't know. मैंने वही कहा सर, मेडिकल फील्ड में हमें लगता है सिर्फ एमबीबीएस Yeah, इज द ओनली फील्ड, बट इट इज नॉट द people are केस। only whatever they are MBBS only they are force in BPC group. But so many courses are so many reliable courses राइट are you are told राइट राइट, very much interesting sir today. बिल्कुल That is बिल्कुल, BPC in forensic. That what we are saying BSc in the forensic. That is also government jobs so much enticed. राइट Am I राइट correct, राइट, sir? राइट सर राइट। Thank you very much. Sir. Thank you. Good night, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, गुड नाइट। Good night, Rajiv ji. गुड नाइट सर, गुड नाइट।